हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं VWU के सेमेस्टर 2 जिनका मेजर पेपर ज्योग्राफी, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपका है भारत में हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ये जो क्वेश्चन पिछले साल जो पिछले सेमेस्टर में सेमेस्टर 3 को पूछा गया था, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आज बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर उस पर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो तो आप लोग देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। पढ़ते हैं इसके आंसर को कि इसको लिखना कैसे समझेंगे। सबसे पहले इसके परिचय को हम लोग देख लेते हैं। लिखा है कि हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। क्या बोला जा रहा है कि जो हरित क्रांति है वो 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग, एक साइंटिस्ट का नाम है, जिनके द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। ये एक प्रयास था। फिर लिखा है कि इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। जो नॉर्मन बोरलॉग है उनको हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। लिखा है कि वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। इससे सम्मानित किया गया था नोबेल शांति पुरस्कार से। किस लिए? तो उन्नत बीज देने के लिए, ठीक है। मतलब उपज देने वाली अच्छी किस्मों की विकसित करने के लिए, ठीक है। मतलब उन्नत बीज के लिए जो उन्होंने बनाया था उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार। कब दिया गया था? तो 1970 में। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया। भारत में जो हरित क्रांति का नेतृत्व किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो इसका नाम है MS स्वामीनाथन, ठीक है। इनके द्वारा भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया गया था। आगे समझते हैं। आगे लिखा है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। क्या बोला जा रहा है कि जो हरित क्रांति का जो परिणाम स्वरूप खाद्यान्न विशेषकर किसमें? चावल और गेहूं में, ठीक है, जिसका उत्पादन भारी मात्रा में बढ़ा, उसका वृद्धि हुआ। और जिसका शुरुआत कब हुआ था? तो 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट है इसकी प्रारंभिक सफलता मेक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई। इसमें जो प्रारंभिक सफलता है वो कहाँ देखा गया? तो एक मेक्सिको देश है और एक हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में देखा गया था, ठीक है। मेक्सिको आप देख सकते हो, उत्तर अमेरिका जो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके नीचे देश है, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि हरित क्रांति के उद्देश्य से आप यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का या फिर हिस्ट्री का या फिर जो भी आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पर, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, ठीक है। आप वहाँ से प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, पूरा आपको एक सब्जेक्ट का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। लिखा है कि हरित क्रांति के उद्देश्य, अब किस उद्देश्य से ये हरित क्रांति लाया गया था उसको देखते हैं। सबसे पहला है लघु अवधि के लिए। लघु अवधि के लिए क्या उद्देश्य है? लिखा है कि इसकी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करने हेतु हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ये जो इसकी जो पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था कि भारत में भूखमरी की समस्या हो गई थी, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था। ये आपका पहला कारण हो गया, ठीक है, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा समझते हैं। दूसरा लिखा है दीर्घ अवधि के लिए। लिखा कि दीर्घकालीन उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, कच्चे माल की आपूर्ति आदि शामिल थे। दीर्घ अवधि के लिए क्या है? दीर्घकालीन उद्देश्यों में ग्रामीण का विकास, औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, कच्चे माल की आपूर्ति आदि शामिल थे। तो ये सब जो है आपका उद्देश्य था, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है? रोजगार। लिखा है कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्र के जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उनको रोजगार प्रदान करना, ये एक उद्देश्य था हरित क्रांति का। चौथा क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन। स्वस्थ पौधों, क्या लिखा है कि स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना जो अनुकूल विषम जलवायु और रोगों का सामना करने में सक्षम हो। इसका जो चौथा उद्देश्य था वो क्या था? वैज्ञानिक अध्ययन, जिसमें
लिखा है कि स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना, जहाँ पर स्वस्थ पौधे बनाए जा सके इसका उत्पादन करना, जो अनुकूल और विषम दोनों परिस्थितियों में क्या जो दोनों जलवायु में अच्छे रह सके, ठीक है, अच्छे से उपज दे सके। आगे लिखा है कि जो रोगों का सामना करने में सक्षम हो, जो रोगों का सामना करने में सक्षम हो। कोई अगर फसलों में बीमारी आ जाती है, सीजन के हिसाब से कभी कभी बीमारी आता है फसल में, तो उससे जो लड़ने का क्षमता है वो पहले से उसमें हो, ये एक उद्देश्य था, ठीक है। पांचवा क्या है, कृषि का वैश्वीकरण। क्या लिखा है, लिखा है कि गैर औद्योगिक राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और प्रमुख कृषि क्षेत्रों में निगमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। ये किसके अंतर्गत है, कृषि का वैश्वीकरण। ये एक उद्देश्य था हरित क्रांति का, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं, आगे इसमें लिखा है हरित क्रांति के मूल तत्व। हरित क्रांति के जो मूल तत्व है उसको हम लोग देखेंगे। पहला है कृषि क्षेत्र का विस्तार। हरित क्रांति का जो मूल तत्व है जिसके लिए हरित क्रांति को लाया गया था वो क्या था, कृषि क्षेत्र का विस्तार, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि 1947 से ही कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को विस्तारित किया जा रहा था। 1947 से क्या है कि जो कृषि योग्य भूमि है उसका विस्तार किया जा रहा था, परंतु यह खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं था। हरित क्रांति ने कृषि भूमि के विस्तार में सहायता प्रदान की। जो 1947 से कृषि भूमि को विस्तार करने का जो प्रयास चल रहा था वो जो खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन इसी को पूरा करने के लिए हरित क्रांति का विकास किया गया, हरित क्रांति का लाया गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि कृषि भूमि में विस्तार में सहायता प्रदान हुआ। दूसरा पॉइंट आपका है दोहरी फसल प्रणाली। ये क्या है समझते, दोहरी फसल हरित क्रांति की एक प्राथमिक विशेषता थी। इसके तहत वर्ष में एक के बजाय 2 फसल प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। दोहरी फसल प्रणाली क्या है कि जहाँ पर पहले किसान साल में सिर्फ एक ही तरह का फसल उगाते थे, एक ही बार उगाते थे, अब इसके आने से किसान जो है वो 2 बार फसल उगा सकते थे, ठीक है, 2 बार फसल को उगा सकते हैं। यही है आपका दोहरी फसल प्रणाली। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, उन्नत अनुवांशिकी बीजों का उपयोग। उन्नत अनुवांशिकी बीजों का उपयोग, ठीक है, उन्नत बीजों का उपयोग समझिए इस तरह से। लिखा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उच्च उपज देने वाले बीज मुख्य रूप से गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का के बीजों की नई किस्मों को विकास किया गया। इसके द्वारा जो है मुख्य रूप से गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का का जो बीज है उसके नए किस्मों को विकास किया गया, नए किस्मों को विकसित किया गया, ठीक है, ताकि अच्छा उपज दे सके। आगे हम लोग समझेंगे हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव को। हरित क्रांति जब आया देश में, विश्व में, तो फिर कैसे इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव रहा, क्या क्या हुआ उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सकारात्मक प्रभाव, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पॉइंट है फसल उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के आने से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, तो ये एक सकारात्मक प्रभाव है, ठीक है। लिखा है कि इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में स्थापित हो गया। जब ये आया हरित क्रांति तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ भारत में, और भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, किसानों को लाभ। इसका जो सकारात्मक प्रभाव उसमें दूसरा पॉइंट है किसानों को इससे लाभ हुआ, ठीक है, किसानों को लाभ। क्या लिखा कि हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की आय के स्तर में बढ़ोतरी हुई। इससे जो हुआ कि हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की आय के स्तर में भी बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। जब फसल ज़्यादा होगा तो किसानों का आय भी बढ़ेगा। आगे समझेंगे, तीसरा पॉइंट लिखा है खाद्यान्न आयात में कमी। अब जो पहले भारत में दूसरे देशों से खाद्यान्न लाया जाता था, अनाज लाया जाता था, आयात किया जाता था, उसमें कमी आया। कैसे, लिखा है कि भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार था। यहाँ तक कि भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में था। पहले भारत क्या करता था कि पहले जो खाने का सामान है, खाने पीने का चीज़, वो भारत लाता था खरीद के। अब जो करता है कि अब भारत दूसरे देशों को बेचता है, निर्यात करता है, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव को। हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव है उसको समझेंगे। लिखा है गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं। अब जो यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा था कि जो मक्का था, गेहूँ था, बाजरा था, ये सब जो था, इसके अलावा जो है जो चीज़ें होती है उसको इस चीज़ में शामिल नहीं किया गया था। वही लिखा है कि गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं, ठीक है। तो इसी को हम लोग समझेंगे। लिखा है कि हालांकि गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का सहित सभी खाद्यान्न का उत्पादन क्रांतीय स्तर पर हुआ। क्या बोला जा रहा है कि जो
गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है सहित सभी खाद्यान्न का उत्पादन क्रांति स्तर पर हुआ, परंतु अन्य फसलों जैसे मोटे अनाज, दलहन और तिलहन को हरित क्रांति के दायरे से बाहर रखा गया था। ये जो है दलहन और तिलहन के जो अनाज है, जो मोटे अनाज है, उसको इस क्रांति से बाहर रखा गया था, हरित क्रांति से, जो एक नकारात्मक प्रभाव था हरित क्रांति का। ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट है HYVP का सीमित कवरेज। ये HYVP क्या है? ये हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। ठीक है, इसका यही मतलब होता है, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। तो इसका जो सीमित कवरेज, ये जो सीमित कवरेज तक इसका रह गया था। ठीक है, सीमित क्षेत्र था इसका, इसको समझेंगे। लिखा है कि अधिक उपज देने वाला किस्म कार्यक्रम केवल 5 फसलों गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का तक ही सीमित था। ये जो कुछ मुख्य फसल दिखा रहा है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसके अलावा ये बाहर जा ही नहीं सका। तो वही है इसका मतलब HYVP का सीमित कवरेज। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे इसका निष्कर्ष लिखा हुआ है, तो निष्कर्ष भी एक छोटा सा लिख देंगे। लिखा है कुल मिलाकर हरित क्रांति कई विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक रही। यह आपका एक छोटा सा निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष आप लोग भी लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो ये आपका हरित क्रांति का जो था क्वेश्चन वो पूरा हो गया, और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाकर उस पर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप ही को मदद मिलेगा एग्जाम के टाइम में। ठीक है, एग्जाम में आप पढ़ सकेंगे अच्छे से। यहाँ पर सब कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से बताया जाता है और सही बताया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।